अभी बच्चों हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है इसे समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम एक बार रिकॉल कर लें। ग्रेविटेशन, कोई भी दो बॉडीज के बीच उनके मास के कारण जो फोर्स लगता है उसे हम बोला करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब अगर मान लीजिए वो जो दो बॉडीज हैं बच्चों, उनमें से अगर एक बॉडी श्योरली अर्थ हो, अगर कोई भी एक बॉडी कौन सी बच्चों, अगर वो है मान लीजिए अर्थ, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ जितना ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर बच्चों अर्थ जितना फोर्स लगाती है ग्रेविटेशन का, उस फोर्स को हम बोला करते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। उस फोर्स को हम बोला करते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अगर कहा जाए तो कुछ कहना गलत नहीं होगा। कोई भी दो बॉडीज के बीच में उनके मास के कारण जो फोर्स लग रहा है उसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते ही हैं। अब अगर पर्टिकुलरली बच्चों वो जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन के कारण लग रहा है, सॉरी अर्थ के कारण लग रहा है। अगर मान लीजिए उन दो बॉडीज में से एक बॉडी अगर अर्थ है और किसी भी बॉडी पर अर्थ जितना ग्रेविटेशन का फोर्स लगाती है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ये नीचे गिरी क्योंकि अर्थ ने ग्रेविटेशन का फोर्स लगाया, और उस फोर्स को हम पर्टिकुलरली फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहा करते हैं, या फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी बच्चों कहा करते हैं। और ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को क्या कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वी कैन डिफाइन इट फोर्स एक्टिंग ओवर एनी ऑब्जेक्ट, फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अर्थ। बिकॉज ऑफ अर्थ बच्चों, अर्थ के कारण जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हम कहा करते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और इसी फोर्स को बच्चों हम लोग वेट भी कहा करते हैं। वी यूज टू कॉल इट वेट, जैसे हिंदी में भार कहा करते हैं, बच्चों। तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं। देखिए, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के कारण जितना ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के कारण जितना ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है बच्चों, उसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे, या फिर उसे आप वेट कहेंगे। और वो जो है ये किसके कारण है? अर्थ के कारण। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई बच्चों। अब इसके कारण, जो वेट के कारण, या ये जो फोर्स है बच्चों, इस फोर्स के कारण जो एक्सीलरेशन आएगा, बच्चों, उस एक्सीलरेशन को हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या है इसको हम लोग यहां समझते हैं। सपोज कीजिए कि चलिए ये पार्टिकल को मैंने यहां रख दिया। ये पार्टिकल है बच्चों जिसका मास m है, और ये सपोज अर्थ है बच्चों जिसके मास कैपिटल M है, और ये अर्थ की रेडियस जिसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इस पार्टिकल पर अर्थ के कारण कितना फोर्स लगेगा बच्चों? अर्थ के कारण फोर्स लगेगा Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। भाई फोर्स जो रहेगा वो कितना रहेगा? Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। अगेन आई एक्सप्लेन, भाई इस पार्टिकल पर अर्थ के कारण कितना फोर्स होगा? Gm1m2, और अपॉन R क्यों करा? क्योंकि हमने देखा है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट मासेस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लिए लगता है, वो और किसी मास के लिए नहीं लगता। वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मास के लगा करता है बच्चों। लेकिन अगर मासेस पॉइंट मास नहीं है तो उस केस में क्या होता है? हम लोग जो डिस्टेंस लिया करते हैं वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ले लेते होते हैं। हम लोग जो सेपरेशन लेंगे वो सेंटर टू सेंटर लेंगे, तो जो फोर्स होगा बच्चों वो होगा Gm1m2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फोर्स होता है बच्चों, इस फोर्स को हम बोला करते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, या इसे दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं बच्चों? इसे दूसरी भाषा में हम कहते होते हैं वेट। तो ये जो फोर्स आया, फोर्स एक्टिंग ओवर एनी पार्टिकल ड्यू टू अर्थ इज नोन एज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी को हम कहा करते हैं वेट। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये एक फोर्स है, तो फोर्स किसके बराबर होता है बच्चों? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। भाई फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। और यहाँ जो एक्सेलरेशन है बच्चों, पर्टिकुलरली उस एक्सेलरेशन को हम लोग जी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। और ये जो स्मॉल जी आपने लिखा है बच्चों, इस स्मॉल जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या फिर इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जा सकता है बच्चों। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कहा जाएगा इसको? भाई सीधी सिंपल सी बात है कि यह फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन इम्पार्ट हुआ उसे आप नाम देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ी साधारण, सच्ची, आसान सी बात मैंने आपको बताई है। तो बच्चों ये जो एक्सेलरेशन आप लोग देख रहे हैं, दिस एक्सेलरेशन वी शैल कॉल एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो हम लोगों ने एक बात करी बच्चों। और जो है अगर इसकी वैल्यू हम देखना चाहें तो कैसे आएगी बच्चों? यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये लीजिए साहब, अभी स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो g बराबर कितना आएगा बच्चों? g बराबर आएगा Gm ओवर
आर स्क्वायर। स्मॉल जी बराबर आ जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये बच्चों अर्थ की सरफेस पर, क्यों? क्योंकि अभी देखिए इस केस में आपने ऑब्जेक्ट को जो रखा है वो अर्थ की सरफेस पर रखा है। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व त्वरण कितना होगा उसका फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पर डिराइव किया। तो हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या हो रहा है बच्चों। देखिए कोई भी दो बॉडीज के बीच उनके मास के कारण जो फोर्स लगता है उस फोर्स को हम बोला करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर उन दोनों मासेस में से पर्टिकुलरली एक मास अर्थ है तो अर्थ किसी बॉडी पर जितना फोर्स लगाएगी बच्चों उसे हम बोलेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, उसे हम बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और उसी को बोला जाता है बच्चों वेट। तो वेट इज आल्सो अ फोर्स, वेट इज आल्सो अ फोर्स। और अगर ये फोर्स है तो नेचुरल सी बात है इसकी यूनिट जो होगी बच्चों वो न्यूटन होगी। और नेचुरल सी बात है कि अगर ये फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी। और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी या वेट इज द फोर्स एक्टिंग ओवर एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ अर्थ, ड्यू टू अर्थ। और फोर्स कितना लगेगा? वो कुछ इतना लगेगा और ये वेट होगा। और वेट चूंकि ये फोर्स है इसलिए फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। और यहाँ एक्सेलरेशन को हम बच्चों जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सॉल्व कर लेने पर जी की वैल्यू इतनी आ गई। तो ये आपके पास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग बच्चों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैं आपको यहाँ पर एक बात लगे हाथों बता दूं बच्चों, ये स्मॉल जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया। अब इस फार्मूले की तो हमको जरूरत पड़ती है पर इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत हमको पड़ती है बच्चों कैपिटल जी एम बराबर जी आर स्क्वायर की। आगे चल के आप लोग और भी कई सारा, अभी तो हम लोगों ने ग्रेविटेशन की जस्ट बिगिनिंग ही करी है, बहुत थोड़ा बहुत हिस्सा ज़्यादा नहीं पड़ा है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा पड़ा है तो उसमें हम लोगों ने, लेकिन अभी आगे चल के हम लोगों को इसकी जरूरत बहुत बार पड़ेगी कि कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम बराबर हो जाएगा बच्चों जी इंटू आर स्क्वायर। तो यह भी आपको याद रखना है क्योंकि इसकी आवश्यकता बार बार पड़ती है। अब मैं बच्चों अगर मैं यहाँ पर आगे की बात थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि यदि मैं अर्थ को एक स्फेयर मान लूँ, अगर मैं अर्थ को एक स्फेयर मान लूं, एज सच मैं आपको बता दूं जो अर्थ होती है बच्चों वो एक स्फेयर नहीं होती है, वो ओवल शेप्ड होती है, वो अंडाकार होती है। ये आप सभी लोग जानते हैं और ये भी आप लोग जानते होंगे कि इक्वेटर पर उसकी जो रेडियस होती है वो ज़्यादा होती है और पोल्स पर उसकी जो रेडियस होती है वो रिलेटिवली कम होती है। इक्वेटर पर उसकी रेडियस एक्सीड्स इन कंपेरिजन ऑफ रेडियस एट पोल्स। बट स्टिल मैं मान लेता हूं कि बच्चों अर्थ एक स्फेयर है, पहली बात। और दूसरी बात मैं यहां पर यह मान लेता हूं बच्चों कि अर्थ की डेंसिटी पूरे के पूरे अर्थ में एक जैसी है। ऐसा जैसा होता नहीं है। जब आप अर्थ की सरफेस से अंदर जाते हैं ना तो कभी बीच में मिट्टी आएगी, कभी बीच में रेत आएगी, कभी बीच में चट्टानें आएंगी, कभी बीच में पत्थर आएंगे। तो रेत अलग अलग जगह पर डेंसिटी अलग अलग होगी। पर मैं अगर मान लेता हूं बच्चों कि अर्थ एक स्फेयर है, अगर मैं मान लेता हूं कि अर्थ की डेंसिटी हर जगह एक जैसी है, इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, जो डेंसिटी होगी, तो जो डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी बच्चों, डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है वो हमेशा मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होती है। अब अगर अर्थ के मास को मैंने कैपिटल एम माना है, अर्थ को मैंने एक स्फेयर माना है जिसकी रेडियस कैपिटल आर मानी है, तो उसकी डेंसिटी, उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो उस बेसिस पर डेंसिटी बराबर आ जाएगा बच्चों कितना, कैपिटल एम अपॉन समथिंग लाइक दिस। और इसको जब मैं हल कर लूंगा बच्चों तो कैपिटल एम की वैल्यू मुझे मिलेगी 4/3 पाई 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 और ये लीजिए साहब डेंसिटी इनटू आर क्यूब। तो ये लीजिए, ये आपके पास में क्या आ गया भाई, कैपिटल एम बराबर क्या आ गया, कैपिटल एम बराबर इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/3 पाई रो आर क्यूब हो जाएगा। और ये आपके पास में जो आया बच्चों, इससे मैं यहाँ प्लेस करता हूँ। ये जो कैपिटल एम की वैल्यू आई उसे मैं यहाँ रखता हूँ। जब मैं उसे यहाँ रखूंगा बच्चों तो मैं क्या देखूंगा, ये देखिए जी है, फिर एम कितना है बच्चों अर्थ का, 4/3 पाई रो आर क्यूब, 4/3 पाई रो आर क्यूब। ये देखिए कैपिटल एम विच इज 4/3 पाई रो आर क्यूब अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा आर स्क्वायर। और ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर में पावर 3 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, दोनों कैंसिल होकर केवल पावर आर बचेगी। और उसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास में आएगा 4/3 पाई जी रो आर। सो ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने का एक दूसरी आइडेंटिटी, एक दूसरा फार्मूला हमारे समक्ष बनकर आ गया है। तो हमने देखा बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसे मैंने आपको कहा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहा जाता है। और इसकी वैल्यू हमने अभी पर्टिकुलरली अर्थ के सरफेस पर निकाली। बिकॉज अब देखिए हमने ये जो डिस्टेंस लिए दोनों के बीच की बच्चों की, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस ली हमने वो लिए कैपिटल आर, वो हमने लिए कैपिटल आर। अभी किसी किसी के जहन में आ सकता है कि सर जब आपने इस ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस पे रखा तो ये डिस्टेंस तो कैपिटल आर हो गई,
लेकिन ये वाली भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, इसके सेंटर की भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, बिल्कुल होगी बच्चों। लेकिन हम यहाँ पर ये मानकर चलते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस पे रखा, अर्थ के सरफेस पर जिस ऑब्जेक्ट को ले जाके रखा, उसका साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत कम है। मैंने मान लिया कि उसका जो साइज है बच्चों वो बहुत ही कम है, और अगर वो बहुत कम है, अगर वो बहुत छोटा है, तो नेचुरल सी बात है कि इन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कैपिटल आर मानी जा सकती है। एक बार फिर समझा देता हूं बच्चों, ये डिस्टेंस कैपिटल आर है, लेकिन ये वाली भी कुछ डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को मैं इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में नगण्य मान लेता हूं, तो हमारे पास में केवल इतनी इतनी डिस्टेंस बचेगी, केवल इतनी इतनी डिस्टेंस बचेगी। तो कुछ कुल मिलाकर इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाला वो अर्थ के सरफेस पर निकाला, और उसकी दो आइडेंटिटीज हमारे समक्ष बनकर आई हैं। एक हमारे पास में बनकर आया बच्चों कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर स्क्वायर, और दूसरा जो फार्मूला इसका बनकर आया बच्चों वो आया 4/3 पाई जी रो आर। ये लीजिए, these two are the most important formulae which will be applicable throughout this chapter, not only in this chapter बल्कि उसके बाद में भी हमें कभी कई जगह पर इसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों। तो हम लोगों ने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन देखा है, अभी हम लोगों ने जो गुरुत्व त्वरण देखा बच्चों, वो देखा हम लोगों ने कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर। ये दो फार्मूले हमारे समक्ष बनकर आए हैं, इन पर हम लोग छोटे छोटे बिल्कुल हल्के फुल्के से 2-3 सम्स कर लेते हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। चलिए एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल स्कूल लेवल पर जो बनते हैं वैसे वाले क्वेश्चन। सपोज कीजिए कि हमें कोई 2 प्लैनेट्स दे रखे हैं, हमें कोई 2 प्लैनेट्स दे रखे बच्चों जिनके मास का रेशो, 2 प्लैनेट्स हैं जिनके मास का रेशो दे रखा हमको 2/3। वी हैव 2 प्लैनेट्स जिनके मासेस का रेशो है बच्चों 2/3, और जिनकी रेडियस का रेशो है बच्चों, सपोज कीजिए रेडियस का रेशो है 1/2, कुछ ऐसा। हमें 2 प्लैनेट दे रखे जिनके मास का रेशो ये है, रेडियस का रेशो ये। हमसे पूछा है उन दोनों की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रेशो, उन दोनों की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का रेशो हमसे पूछा है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अव्वल तो हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारे पास में 2 आइडेंटिटीज हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का एक आइडेंटिटी ये, एक आइडेंटिटी ये। सो मेरे को इन दोनों में से कौन सी आइडेंटिटी का प्रयोग करना चाहिए, तो हम कौन सा करेंगे? चूंकि हमको मास दे रखे, ऑब्वियसली हम इस पर जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस तरह से देखें बच्चों, तो ये G1 ओवर G2 और इज इक्वल टू ये कैपिटल G कैपिटल M1 अपॉन R1 स्क्वायर और कैपिटल G कैपिटल M2 अपॉन R2 स्क्वायर। कुछ ऐसी कहानी आएगी भाई। पहले वाले केस में कैपिटल G कैपिटल M1 अपॉन R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले में कैपिटल G कैपिटल M2 अपॉन R2 स्क्वायर। और ये कैपिटल G क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से ये आएगा M1 अपॉन M2 इंटू बच्चों R2 स्क्वायर और R1 स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, ये देखिए, ये कैपिटल M1 अपॉन कैपिटल M2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर हो जाएगा। और यदि मैं मासेस का रेशो देखूं बच्चों, तो मुझे मासेस का रेशो क्या दे रखा है? मुझे मासेस का रेशो दे रखा है 2:3। मुझे मासेस का रेशो दे रखा है बच्चों 2:3। और जहाँ तक रेडियस का रेशो है बच्चों, तो रेडियस R1 अपॉन R2 है 1/2। आप देखिए मासेस का रेशो है 2/3 और रेडियस का रेशो है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगेन आई एक्सप्लेन, ये M1 और M2 का रेशो 2/3 और रेडियाई का रेशो 1:2। रेडियाई का रेशो 1:2 होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा बच्चों 8/3। ये क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ जाएगा 8/3। अगेन मैं बता देता हूं बच्चों, देखिए G की वैल्यू Gm/r स्क्वायर, G की वैल्यू Gm/r स्क्वायर कुछ ऐसा आएगा, और R1 अपॉन R2 जो होगा बच्चों 1/2 होगा, 1/2 का स्क्वायर, यानी कुछ इस तरह से 8/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेशो आ गया बच्चों दोनों प्लैनेट्स के सरफेस पर। एक और सरल सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। चलिए एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको बताता हूं कि calculate gravitational acceleration at the surface of a planet. Calculate gravitational acceleration at the surface of a planet whose density is twice of Earth. Whose density is twice of Earth, जिसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की ट्वाइस है, दुगनी है, और जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 3 गुनी है। क्या बोला गया आपको? एक ऐसा प्लेनेट दिया गया बच्चों जिसकी जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की दुगनी है। मान लीजिए अर्थ की डेंसिटी रो ई है और प्लैनेट की डेंसिटी रो पी है। अर्थ की डेंसिटी बच्चों रो ई है और प्लैनेट की डेंसिटी रो पी है, और ये गिवन है कि रो पी इज ट्वाइस ऑफ रो ई,
और प्लैनेट की जो रेडियस है बच्चों, जो प्लैनेट की रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की 3 गुनी है। सॉरी, अब प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। ये लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। देखिए, ये प्लैनेट की डेंसिटी, ये अर्थ की डेंसिटी, प्लैनेट की डेंसिटी, ये अर्थ की डेंसिटी, और ये प्लैनेट की रेडियस, ये अर्थ की रेडियस। और आपको क्या गिवन है कि प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की दुगनी है, और प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की दुगनी है, और प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की 3 गुनी है। आपको उस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है, उस प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालना है। तो हम पहली बात तो ये देखें कि इन दोनों में से हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। बिल्कुल छोटी सी बात है, बहुत हल्की फुल्की किस्म की बात है कि हमें नेचुरली सेकंड वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सेकंड वाली आइडेंटिटी में डेंसिटी और रेडियस का यूज़ हो रहा है, जबकि पहली वाली में मास और रेडियस का यूज़ हो रहा है। तो मैं सेकेंड वाली लगाऊंगा बच्चों, और जी की वैल्यू कितनी होगी? जी की वैल्यू बच्चों 4/3 पाई जी रो आर, कुछ ऐसा होगा। अब अगर मैं प्लैनेट के लिए बोलूं बच्चों, तो प्लैनेट के लिए मुझे कुछ ऐसे बोलना पड़ेगा भाई, प्लैनेट की रेडियस, प्लैनेट की डेंसिटी। और जब मैं अर्थ के लिए बोलूंगा तो 4/3 पाई जी अर्थ की रेडियस और ये अर्थ की डेंसिटी और अर्थ की रेडियस। सो ये मैंने जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाया बच्चों, ये प्लैनेट के लिए लगाया, और ये वाला जो फार्मूला लगाया बच्चों हमने वो अर्थ के लिए लगाया। 4/3 दोनों में सेम होगा, पाई दोनों में सेम होगा, कैपिटल जी भी दोनों में सेम होगा। अभी दोनों का रेशो लेंगे, दोनों का रेशो लेंगे बच्चों, तो 4/3 से 4/3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, जी से जी कैंसल, 4/3 पाई जी दोनों केस में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और इस तरीके से हमारे पास में क्या आएगा, ये देखिए। अभी आपको क्या गिवन है बच्चों? प्लैनेट की जो डेंसिटी है, प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की दुगनी है, प्लैनेट की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी की दुगनी है, और प्लैनेट की रेडियस अर्थ की रेडियस की 3 गुनी है। भाई ये प्लैनेट की डेंसिटी विच इज गिवन दिस मच, प्लैनेट की रेडियस विच इज गिवन दिस मच, एंड दिस इज रो ई इंटू आर ई। और यहाँ पर रो ई से रो ई कैंसिल हो जाएगा, आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा। तो उस आधार पर बच्चों ये प्लैनेट का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और ये अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये 2 3 हो जाएगा 6, 2 3 2 गुणित 3 मेरे ख्याल से आपको पता होगा 6 होता है। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्लैनेट की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा बच्चों, वो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 6 टाइम्स होगा। प्लैनेट के सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 6 गुना होगा। और मैं यहाँ पर लगे हाथ तो एक बात आपको बता दूँ, ऐसा तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने बाकायदा मोशन इन वन डायमेंशन में काफ़ी सारा काम भी किया, मोशन अंडर ग्रेविटी के ऊपर हम लोगों ने काम किया है, या फिर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इस पर काम किया है। बट फिर भी जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है वो Gm/r² होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि किसी भी प्लैनेट की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बच्चों, वो Gm/r² है। अब यहाँ पर एक बात हम समझें कि अगर मैं अर्थ के लिए बात करता हूँ बच्चों, तो g की वैल्यू तो आप सिंपल सी बात है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू इतनी होगी, और कैपिटल M अर्थ का जहाँ तक मास है बच्चों वो होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। एक अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू लिखिए, आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ी है मेरे ख्याल से कि अर्थ की जो मास होती है वो कितनी होती है, इतना, और अर्थ की रेडियस बच्चों 6400 किलोमीटर होती है। अर्थ की रेडियस जो होती है बच्चों वो 6400 किलोमीटर होती है, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैपिटल G है, ये कैपिटल M है, ये कैपिटल R है। और इन सब को जब हम हल कर लेंगे बच्चों, जब हम इन सब को हल कर लेंगे तो हम क्या पाएंगे, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे देन यू विल फाइंड, ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ लोग 9.81 लिखते हैं, कुछ लोग 9.82 लिखते हैं, हमने 9.8 लिख दिया बच्चों। और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो ये बच्चों अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। इस बेसिस पर अगर मैं प्लैनेट पे निकालना चाहूं तो मैं बोलूंगा 6 इंटू 9.8, 6 इंटू 9.8 कर देंगे, और नेचुरली ये आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इस तरीके से हमारे पास में जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो कुछ आ जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आ रहा होगा बच्चों 58.8। वेरीफाई कर लीजिएगा वेदर आई एम करेक्ट और रॉन्ग, पर मेरा जो हिसाब किताब कहता है वो कुछ ऐसा कहता है। होप आपका भी ऐसा ही कहता होगा, होप मैथमेटिक्स का भी यही कहता होगा।
तो बच्चों ये हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उस पर हम लोगों ने हल्के फुल्के 2 सम भी करे। चलो एक काम करते हैं हम लोग, एक छोटा सा हम सम और देख लेते हैं इस पे। सम कुछ इस प्रकार से, और ये तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो भी सम मैं आपको बोल रहा हूँ ये पहले से आपके पैकेज में गिवन है। तो अगर आप पैकेज खोल के बैठे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा होगा, और वो खोल के बैठना भी चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली लेक्चर का पूरा फ्लो समझ में आ जाता है कि लेक्चर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अनडाउटेडली बच्चों मैंने जो भी आपके जो स्टडी पैकेज बनाए वो बड़े अल्टीमेट किस्म के हैं, क्योंकि वो बिल्कुल उसी सिंक्रोनाइजेशन में जिस सिंक्रोनाइजेशन में मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ। अब यहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देना जा रहा था बच्चों कि कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 1%। अर्थ के मास को कांस्टेंट रखते हुए इसकी रेडियस को 1% इंक्रीज कर दिया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितने परसेंट चेंज आएगा बताना है। एक बार क्वेश्चन मेंशन कर देता हूं फिर से, कीपिंग द मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, रेडियस is increased by 1%, what would be the percentage change in acceleration due to gravity on its surface? तो हम लोग कैसे काम करेंगे बच्चों इस बारे में, चलिए हम लोग इस को भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए भैया पहली बात तो ये है कि जी के मेरे पास में 2 फार्मूले हैं। जी का कौन सा फार्मूला है, एक है बच्चों gm/r² और एक है 4/3 पाई जी रो आर। ये 2 आइडेंटिटीज है हमारे पास में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की। अब मुझे बोला है कि मास ऑफ अर्थ को मैंने कांस्टेंट रखा, मैंने अर्थ के मास को कांस्टेंट रखा, तो बताइए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में किस प्रकार का चेंज आएगा। तो बच्चों पहली बात तो ये कि मैं इन दोनों में से कौन सा फार्मूला लगाऊं, तो दूसरा वाला फार्मूला हम तब लगाते हैं बच्चों जब डेंसिटी नोन हो, और पहली वाली आइडेंटिटी तब हम यूज करते हैं जब हमें मास नोन हो। और जैसा कि इस क्वेश्चन में मास नोन है बच्चों, तो हम लोग बेहतर होगा इसी के अनुसार काम करें, हमारा काम बड़ी सहूलियत भरा रहेगा। अब कैसे करेंगे बच्चों, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैं पहले भी आपको समझाते हुए आ रहा हूं कि जब भी कभी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करते हैं, जब भी कभी बच्चों परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करते हैं, हमेशा हमें एक ही काम करना है, और वो कौन सा काम होगा। परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन करने को आए तो आप सिंपल सा काम ये कीजिए बच्चों कि इनिशियल वैल्यू को 100 ले लीजिए, जिसमें परसेंटेज चेंज गिवन है आप उसको भी 100 ले लीजिए, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है आप उसको भी 100 ले लीजिए। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, हमें जब भी परसेंटेज पे क्वेश्चन बनता है हम क्या करेंगे बच्चों, हम जिसमें परसेंटेज चेंज गिवन है उसको भी 100 लेंगे, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है उसको भी 100 लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस में चेंज दे रखा है, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज पूछा है, तो आप क्या करेंगे, रेडियस को भी 100 ले लीजिए और जी को भी 100 ले लीजिए। एक बार फिर से हम यहाँ पर समझते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए साहब, अभी आपने ये कुछ करा, अर्थ की रेडियस को आपने 100 मान लिया, मैंने मान लिया कि अर्थ की रेडियस 100 है, अर्थ की रेडियस बच्चों 100 है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी 100 है। ऐसा क्यों करा, क्योंकि रेडियस में मुझे चेंज दे रखा है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में मुझसे चेंज पूछा है, तो जिसमें चेंज गिवन है उसको मैंने 100 मान लिया, और जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा है उसको भी 100 मान लिया। अब नेक्स्ट टाइम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो गया, लेट अस अज्यूम कि वो जी डैश है, मैंने मान लिया कि सेकंड टाइम जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है बच्चों वो जी डैश है, और इज इक्वल टू जी, मास में कोई चेंज आया नहीं। भाई देखिए कैपिटल जी यूजीसी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, वो तो चेंज होना ही नहीं है, दिमाग से ही इस बात को निकाल दें। तो चलिए साहब, लेकिन रेडियस बाद में कितनी हो गई, रेडियस बाद में 101 हो गई। भाई आपने रेडियस को बढ़ाया है ना, रेडियस 1% बढ़ा दी भैया, पहले 100 थी, अभी 1 बढ़ा दी तो 100 + 1 101 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब हम एक काम करते हैं, दोनों का रेशो लेते हैं, दोनों का रेशो लेंगे तो क्या होगा बच्चों, कैपिटल जीएम से कैपिटल जीएम कैंसिल हो जाएगा। भाई रेशो लेने से फायदा यही होता है, फायदा यही होता है। अब मैं पहले यहां से कैपिटल जीएम की वैल्यू निकालूं फिर यहां पर रखूं, दैट आई कैन गो अहेड, बट इट इज ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग टास्क। भाई अपने को सिंपल सी बात है, आपको बोल दिया कि साहब रेडियस में 1% को इंक्रीज किया है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में परसेंटेज चेंज बताइए, तो क्या करेंगे भैया, सिंपल सी बात है, आप दोनों का अनुपात ले लीजिए, दोनों का अनुपात ले देने से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और ये 100 हो गया और ये जी डैश हो गया। ये 100 है बच्चों, ये जी डैश है, और जहां तक इसका सवाल है बच्चों तो ये देखिए, ये 101 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर ऊपर चला गया, और ये 100 का स्क्वायर बच्चों डिनोमिनेटर में आ गया। ये देखिए क्या हुआ बच्चों, ये 100 है और ये जी डैश है, और ये 101 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है हम सब जानते हैं वो न्यूमरेटर में जाता है, तो कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों।
अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जरा जी डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये 100 तो था ही था, इनटू इनटू कितना हो जाएगा बच्चों, 100 का स्क्वायर अपॉन 101 का स्क्वायर। क्या करा मैंने बच्चों, देखिए मैंने पहले इन दोनों का रेशो लिया, फिर ये घूम फिर के ऊपर चला गया और ये यहाँ कुछ आ गया। अब जी डैश को मैं RHS पे ले गया, जी डैश को मैं RHS पे ले गया और इन दोनों को मैं LHS पे ले आया। तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। और इसको हम जब हल करेंगे बच्चों, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आप इत्मीनान से सॉल्व कीजिए, पर कैलकुलेटर लेकर नहीं करना भैया, कैलकुलेटर आपकी किसी भी परीक्षा में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कुछ ऐसी एग्जाम्स होती हैं जिनमें कैलकुलेटर एप्लीकेबल होता है, बट फिर भी हम ये कैलकुलेटर का उपयोग करें बच्चों, इससे बड़ा दुनिया में कोई अच्छा कैलकुलेटर नहीं है। हमारे दिमाग में जितनी अच्छी कैलकुलेशन की ताकत है उतनी किसी में नहीं है। हमारे दिमाग को एक अच्छी बड़ी हार्ड डिस्क मिली हुई है, एक अच्छी बड़ी रैम मिली हुई है, बस यूज़ करने वाली बात है। हम उस हार्ड डिस्क को और उस रैम को यूज़ करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एनीवेज, सो अब क्या होगा बच्चों, जी डैश की वैल्यू कितनी होगी, ये होगा 100 का स्क्वायर अपॉन 101 का स्क्वायर। इसको हल करके देखिए, मैं एक मोटा मोटा हिसाब से अगर बोलूं, हिसाब से बात करूं बच्चों, तो आप देखेंगे वो लगभग 98 आ जाएगा, 98 आ जाएगा। और ये परसेंटेज में क्यों लिखा, क्योंकि मैंने जो ओरिजिनल जी लिखा था बच्चों वो 100 लिखा था। एज सच जी की वैल्यू 9.8 होती है, 10 होती है भाई, 9.8 थी, उसको अप्रोक्सीमेटली 10 मान लेते हैं, ठीक है, वो कर लेते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं करा बच्चों, क्योंकि वो थोड़ी सी कंपेरेटिवली लेंथी मेथड है। जब भी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करता है बच्चों, जब भी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करता है, हमेशा हमें यही विधि, यही क्रिया विधि का पालन करना चाहिए। ये मेथड रिलेटिवली काफ़ी ईजी जाएगी बच्चों, बहुत ईजी जाएगी। इनिशियल वैल्यू का आप 100 मान लीजिए, आपको रेडियस में परसेंटेज चेंज दिया है ना, 100 मानो। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में परसेंटेज पूछा है ना, 100 मानो। रेडियस को 100 मान लिया, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को 100 मान लिया, बाद में रेडियस को 101 कर दिया, 1% बढ़ा दिया, ये निकाला 98 हो गया। तो कितने का चेंज आया बच्चों, कितने का चेंज आया, चेंज आ गया बच्चों, पहले थी 100, बाद में हो गई 98, तो चेंज कितने का आ गया बच्चों, 2% का। सो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में 2% का चेंज आएगा। और चूंकि बच्चों आपका पहले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ज़्यादा था और बाद में कम हो गया, इसलिए हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में चेंज आएगा -2% का। या तो मैं यूं बोल दूं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में -2% का चेंज आएगा, या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 2% कम हो जाएगा। दैट आई कैन आल्सो से कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है बच्चों वो 2% कम हो जाएगा। क्यों 2% कम हो गया, क्योंकि पहले 100 था, बाद में 98 हो गया, तो नेचुरली कमी आएगी। और इसको आप यूं भी समझ सकते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है भाई, कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर। और अगर आपने रेडियस को बढ़ा दिया, मतलब डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया, और अगर डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया तो टोटल आउटकम तो कम होना ही है, नेचुरल सी बात है ना। अरे भाई इसको बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे, तो पूरा जो रेशो है उसमें तो कमी आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसको कमी आने से नहीं मना कर सकती। तो कितने की कमी आ जाएगी बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल डिक्रीज बाय 2%, गुरुत्वीय त्वरण में 2% की कमी आ जाएगी। तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का एक मेथड होता है। इसके अलावा में एक और तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन की मेथड से कर सकते हैं। और वो क्या है मैं बताता हूं। देखिए GM/R², ये वाला आइडेंटिटी हम लोग यूज कर रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी, कैपिटल GM/R²। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे सिंपल सी बात ये बच्चों कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो उसमें मास कांस्टेंट रखा है। अदरवाइज अगर डेंसिटी के बारे में कुछ बोल रखा होता तो नेचुरल सी बात है मैं ये वाला फार्मूला लगाता, पर चूंकि मास के बारे में बोल रखा है इसलिए मैं ये वाला लगाऊंगा। एक बात, अब यहां से आप देखिए बच्चों, जो G है वो R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है। भाई कैपिटल G कैपिटल M तो कांस्टेंट है, लेकिन R जो है वेरिएबल है, तो कुछ ऐसा आएगा। और जब भी बच्चों परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करते हैं, जब भी कभी परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन बना करते हैं, बड़ी लॉलीपॉप सी मेथड है बच्चों, जिसे हम मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। आप सिंपल सा काम ये कीजिए, ये जो पावर है, ये जो पावर आपको जो दिखाई दे रही है बच्चों, इस पावर का चेंज में मल्टीप्लाई कर दीजिए। पावर कितनी दे रखी है आपको, -2, पावर जो दे रखी है बच्चों -2, उसका चेंज में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और चेंज कितना है, चेंज है 1%। भाई आपको जो पावर दे रखी है वो है -2 और चेंज कितना है 1%। आप कर दीजिए, सिंपल सी बात है बच्चों, वो -2% आ गया डायरेक्ट एक ही स्टेप में। ये सारी की सारी कहानी हमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमको जरूरत। हमने क्या करा, G जो है वो R की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है, वो जो पावर है उस पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट चेंज आ गया -2%। और -2 आना इसलिए है क्योंकि आपने रेडियस को बढ़ाया है
सॉरी, चूंकि रेडियस को बढ़ाया बच्चों इसलिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम हो जाएगा और 2% कम हो जाएगा। ये मेथड बड़े काम की है, पर ये मेथड की एक विशेषता है या इसकी एक लिमिटेशन है बच्चों कि ये मेथड केवल तभी यूज में आती है जब चेंज अप टू 5% दे रखा हो, बहुत कम चेंज दे रखा हो, 1%, 2%, आधा परसेंट, 2.5%, 3%, 4, 5% तक का चेंज दे रखा हो, तो ये मेथड आप लगा दीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अच्छा खासा चेंज दे रखा हो कि रेडियस को 100% बढ़ा दिया, रेडियस को 150% बढ़ा दिया, रेडियस को 10% बढ़ा दिया, वगैरह वगैरह कुछ इस तरह से, तो ये वाली मेथड नहीं लगेगी बच्चों। जो मैंने मेथड बताई आपको, ये जो पावर है इस पावर का चेंज में मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन चेंज अप टू 5% इज गिवन। जब आपको 5% तक का चेंज दे रखा हो बच्चों, तब तक ही ये मेथड काम आती है, अदरवाइज ये वाली मेथड काम में नहीं आती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो आया आपके पास में, जो चेंज आया वो कितने का आया बच्चों, -2% का। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, हमको सिंपल सी बात है, हमने देखा कैपिटल जी और कैपिटल एम कांस्टेंट है, आर की पावर -2 है, उस पावर का आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल बी गेटिंग द आंसर। बट द थिंग इज दैट बच्चों कि वो तभी लगेगी जब चेंज अप टू 5% गिवन हो। ये हम लोगों ने बात करी। एक छोटी सी बात बच्चों मैं आपको बता देता हूं। अभी देखिए जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है बच्चों, वो हम लोगों ने देखा कितना है, वो हम लोग देख चुके हैं बच्चों, वो है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर एक बात आप नोटिस करोगे कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करी थी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो कि Eg से रिप्रेजेंट होती थी, और उसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि कोई भी पार्टिकल आपने लिया जिसका मास कैपिटल M है, तो उससे r दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आई थी। माइनस साइन का मतलब क्या था, ये भी मैंने आपको बताया था भाई। माइनस साइन का मतलब क्या था, माइनस साइन का मतलब था कि ये जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इट इज टूवर्ड्स द मास। माइनस साइन वाज रिप्रेजेंटिंग कि ये टूवर्ड्स द मास होती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों मैथमेटिकली इक्वल है बच्चों। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इज द वैल्यू ऑफ दिस। हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करी है, और दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है बच्चों। तो एक ही बात होती है, आप भले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकालें, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालें, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालें। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के आगे माइनस साइन आने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य था कि ये जो डायरेक्शन होती है, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मास, तभी हम लोगों ने माइनस साइन लगाया था। हम लोगों ने ये बकायदा डिराइव करा था कि कैसे आया है। किसी भी मास पर यूनिट मास जितना फोर्स लगता है, उससे हम बोला करते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ये है बच्चों, और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी ये है। तो दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, उसमें कोई डरने, शर्माने, घबराने, सहमने का प्रश्न नहीं उठता कि दोनों चीज़ें अलग है बच्चों। दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं, बस ये एक्सीलरेशन कहा जाता है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कही जाती है। और मैं आपको याद दिला दूं भाई, इसकी यूनिट क्या होती थी, इसकी यूनिट आप लोगों ने देखी थी, इसकी यूनिट थी बच्चों न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर केजी। और एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, एक्सीलरेशन की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही, मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही बच्चों तो हम न्यूटन पर केजी भी कह सकते हैं। अरे क्यों भाई, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। और फोर्स की यूनिट न्यूटन, मास की यूनिट किलोग्राम, तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी। As such, the most popular unit of acceleration is undoubtedly मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी जो सबसे पॉपुलर यूनिट है बच्चों, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह, सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन क्या है यहाँ पर बच्चों हम ये वाली पॉपुलर यूनिट बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या देखी थी हम लोगों ने, न्यूटन पर केजी। तो दोनों अल्टीमेटली सेम है, क्योंकि आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दीजिए या फिर न्यूटन पर केजी बोल दीजिए, दोनों बातें एक ही हैं। और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं बच्चों। एक्सीलरेशन वेक्टर होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने देखी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द मास होती है। तभी तो हम लोगों ने यहाँ पे माइनस साइन लगाया है। हमने माइनस साइन क्यों लगाया, इसीलिए तो लगाया। तो बच्चों अल्टीमेटली दोनों बातें सेम हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकाली, उस पर कुछ सम्स करे, बिल्कुल वैसे ही हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं। ये वाला जो फार्मूला हम लोगों ने देखा बच्चों, अभी अर्थ के सरफेस पर देखा, अभी आगे चल के हम लोग फिर कुछ हाइट पर, कुछ डेप्थ पर, अलग अलग केसेस में भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में वेरिएशन को स्टडी करेंगे।